मूवी शुरू होती है 2005 में, जहां एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी दो लोग उसी रेस्टोरेंट में लड़ते हुए अंदर आते हैं और एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। एक आदमी ने मास्क पहना होता है और दूसरा आदमी उसे पकड़ रहा होता है। फिर मास्क वाला आदमी वहां से भाग जाता है। दूसरा आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता और लास्ट में मास्क वाला आदमी चालाकी से उस दूसरे आदमी की चाकू मार देता है और उससे बोलता है कि अगली बार मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरी माँ का भी गला काट दूंगा, और उसके मुंह में चाकू मार के वहां से चला जाता है। उस गली में बहुत अंधेरा होता है। वो आदमी गोली मारता रहता है इस उम्मीद में कि उसे गोली लग जाएगी। फिर 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वही आदमी उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। मतलब स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया था वहीं से कहानी कंटिन्यू होती है। मतलब कि मास्क वाले को पकड़ना वो फ्लैशबैक था। उस आदमी का नाम चोई ह्योंग होता है, जिसे हम इस वीडियो में सिर्फ चोई बुलाएंगे। वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो मास्क वाला एक खूनी जिसने 10 लड़कियों का खून किया है और 2 साल से फरार है। फिर चोई वापस उसी गली में आता है जहां मास्क वाले ने उसका मुंह काटा था। वो उस जगह को देखता रहता है। तभी उसके दोस्त ह्यून सिक का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि आज तक उसने कितनी चैंपियनशिप जीती है। चोई बोलता है कि 6 एशियन चैंपियनशिप उसने अपने नाम की है। ह्यून सिक आके बोलता है कि उसका सपना था नेशनल चैंपियन बनने का और अपनी माँ को डेडिकेट करने का, लेकिन उसकी माँ पहले ही चल बसी। और चोई को थैंक यू बोलता है कि उसने उसका बहुत साथ दिया। ये सुन के चोई समझ जाता है कि ह्यून सिक कोई गलत कदम उठाने जा रहा है। वो उसके घर आता है और उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन ह्यून सिक उसकी एक नहीं सुनता और पानी की टंकी से कूद जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ह्यून सिक ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। कुछ साल बाद चोई अपनी माँ के साथ घर पर होता है और देखता है कि 17 साल पहले जो 10 लड़कियों के मर्डर हुए थे उनका सीरियल किलर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर रहा है। और उसने एक बुक भी लिखी है कि उसने ये सारे मर्डर कैसे किए। सब डिटेल के साथ उस बुक में लिखा है। सब ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक मर्डरर अपने सारे मर्डर्स को एक बुक में लिख के कैसे बेच रहा है। दरअसल साउथ कोरिया में एक लॉ है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। इस लॉ के हिसाब से कोई भी केस अगर 15 साल में सॉल्व नहीं हुआ तो लीगली वो केस बंद हो जाएगा, चाहे वो केस कितना भी सीरियस क्यों ना हो, और आरोपी को कोई सजा नहीं मिलेगी। इस लॉ का फायदा उठा के ये क्रिमिनल 17 साल बाद लोगों के सामने आता है अपनी बुक लेके। रिपोर्टर उसे पूछते हैं कि अब क्यों सबके सामने आ रहे हो। क्रिमिनल ली डो सुक सबको बोलता है कि उसे एक अफसोस है कि उसने ये सब मर्डर किए। उन्हीं का पश्चाताप करने के लिए वो सबके सामने आ रहा है। एक रिपोर्टर उसे पूछता है कि हम सब कैसे मान ले कि खूनी आप ही हैं। तो वो बोलता है इस बुक में वो सब चीज़ें लिखी हैं कि उसने कब और कैसे उनका मर्डर किया। सबको यकीन हो जाएगा। और फिर वो चोई से भी माफ़ी मांगता है कि उसने उसका मुंह चाकू से काटा। उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। वो सबको बताता है कि चोई ने उसे 17 साल पहले गोली मारी थी, वो अभी भी उसके बॉडी के अंदर है। वो सबको एक्सरे दिखाता है और अपनी शर्ट खोल के सबको मेटल डिटेक्टर से कंफर्म भी कराता है। फिर ली की किताब बिकने लगती है। हर तरफ उसकी किताब के चर्चे होते हैं। ली अब एक किलर से सेलिब्रिटी बन चुका होता है। वो हर उस परिवार के पास जाके माफी मांगता है जिसे उसने मारा होता है। सब लोग ली के फैन बनने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी किताब बहुत हिट हो जाती है और वो 1 करोड़पति बन जाता है। इधर चोई ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि ली ही वो खूनी है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो ये प्रूफ नहीं कर पाता। फिर स्टेशन में चोई का खाना आता है और वो आराम से खाने लगता है। तभी वहाँ मीडिया आ जाती है और चोई से सवाल करने लगती है। चोई उनसे बहुत इरिटेट हो जाता है कि तभी वहाँ ली आ जाता है और चोई से माफी मांगता है, लेकिन चोई उसकी एक नहीं सुनता। ली उसके कान में कुछ कहता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि चोई ली पे नूडल्स फेंक के मारता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे सब मीडिया वाले ये इंसिडेंट कवर कर लेते हैं। इधर जेल से कैंग डो रिहा होता है और उसे एक औरत पिक करने आती है जिसका नाम हांजी सी सू है। वो एक टीम बना रही होती है किलर को मारने के लिए। इसमें गैंग सुक होती है जो आर्चरी में माहिर है, उसका पापा और हांजी का बॉडीगार्ड। वो सब एक साथ इसलिए होते हैं क्योंकि किलर ने उनकी फैमिली के एक मेंबर को जान से मार दिया होता है, इसलिए सब एक टीम बनते हैं। इधर न्यूज़ वाले प्लान बनाते हैं कि अगर चोई और ली को साथ डिबेट में इनवाइट करें तो कैसा रहेगा। टीआरपी तो आसमान छू लेगी। फिर चोई अपने सबऑर्डिनेट गुआंग सो के साथ घर जा रहा होता है। गुआंग सो से पूछता है कि ली ने तुम्हारे कान में क्या बोला था। चोई बोलता है कि ली ने मुझे बोला था कि सबके सामने मेरे मुंह में नूडल फेंको। गुआंग सो बोलता है और तुमने ऐसा ही किया। ये उसने तुमसे इसलिए बोला ताकि लोग उसकी तरफ सिंपैथी दिखाएं और तुमने भी उसे वो मौका दे दिया। अगले दिन हांजी और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि कैसे ली को मारें। हांजी बोलती है कि ली ने बुक बेच के बहुत पैसे कमा लिए हैं, $21 मिलियन, यानी कि 177 करोड़ रुपीस। वो एक होटल का पूल बुक करता है और वहाँ अक्सर स्विमिंग करने जाता है, सबसे दूर, क्योंकि उसे जान का भी खतरा है और होटल वालों के लिए फ्री की पब्लिसिटी भी हो जाती है। जब वो पूल में स्विम कर रहा होगा तो गैंगसुक का पापा सफाई करने वाला बन के वहाँ जाएगा और पानी में सांपों को छोड़ देगा और होता भी ऐसा ही है।
फिर एक सांप ली को काट लेता है। उसके बॉडीगार्ड किसी तरह उसको पानी के बाहर निकालते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस होटल के बाहर ही होती है क्योंकि उसमें कैंगडू और गांगसो होते हैं। वो उसे अंदर डालते हैं कि तभी वहाँ पे असली एम्बुलेंस आ जाती है और कैंगडू उन सबको चाकू दिखा के डराता है और गैंगसोक और उसके पापा को ली को ले जाने के लिए कहता है और फिर एक चेज सीन शुरू होता है। लेकिन गैंगसोक और टीम किसी तरह इस चेज में जीत जाते हैं और ली को अपने हाइड आउट पे ले जाते हैं। फिर चोई पता लगाता है किसने ली को किडनैप किया और उसे पता चलता है कैंगडो के बारे में। वो उनके हाइड आउट का किसी तरह पता करता है और नाइट विजन पहन के उनके हाइड आउट में जाता है। वहाँ वो देखता है कि सब ली से गुस्से में बोलते हैं कि क्यों हमारे फैमिली मेंबर्स को मारा। हांजी उसे बोलती है कि मेरी बेटी को कहाँ दफनाया है। तभी चोई लाइट का मेन स्विच ऑफ कर देता है और बड़ी आराम से ली को उनके सामने से किडनैप करके ले जाता है। ली हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका इंटरव्यू होता है। वो बोलता है कि जिन्होंने उसे किडनैप किया वो उसके फैंस थे और वो उन पे कोई भी केस नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसकी सज़ा ही है जो वो सहने के लिए रेडी है। फिर हांजी पुलिस स्टेशन आती है और चोई को देख के बहुत गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मार के वो वहाँ से चली जाती है। फिर डिबेट का दिन आता है। दोनों पक्ष बैठे होते हैं डिबेट करने के लिए। इधर गैंगसोक गाड़ी लेके कहीं जा रही होती है और इधर डिबेट में एंकर बोलता है कि ली की बुक कम समय में काफ़ी हिट हो गई है। उसकी किताब ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं। इस पर ली बोलता है कि वो बस लोगों का थैंक यू बोलना चाहता है जिन्होंने अपना कीमती समय मेरी किताब को दिया। चोई बोलता है कि ली के फैंस का दिल टूट जाएगा बहुत जल्दी ये सुनकर जब ये अरेस्ट होगा फ्रॉड के केस में, क्योंकि चोई नहीं मानता कि ली ही असली किलर है। एंकर बोलता है कि ली की बुक में सब लिखा है मर्डर के बारे में, वो भी इतना डिटेल में जिसे और कोई नहीं बता सकता। इसका चोई के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर एंकर ऑडियंस की कॉल लेता है और एक लेडी ली की तारीफ करती है कि उसकी बुक बहुत अच्छी है और वो बहुत हैंडसम भी है। फिर दूसरे की कॉल आती है एक आदमी जो अपना नाम जे बताता है। वो बोलता है कि वो ली का बहुत बड़ा फैन है और उसे बताता है कि कैसे उस रात चोई उसे पकड़ रहा था पर वो भाग गया और ऐसे ही बातें करता रहता है और चोई की तारीफ करता रहता है। ली कहता है कि लगता है कि आप मेरे फ़ैन नहीं बल्कि चोई के फ़ैन हो। तभी वो आदमी यानी जे बोलता है कि तुम्हारे कुछ समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ली बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। तभी जे बोलता है कि इसलिए मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। ली डोंगसुक लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुम असली किलर नहीं बल्कि मैं हूँ। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं कि क्या ली एक फ्रॉड है और ये कौन है जो अपने आप को असली किलर कह रहा है। चोई गाड़ी में बैठ के पता लगाता है कि किलर की लोकेशन क्या है। इधर ली वापस जा रहा होता है और मीडिया से बोलता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, मैं ही असली किलर हूँ। और उधर गैंगसुक एक जगह पे खड़ी होकर उसे एरो मारती है जिससे ली मर जाए और एरो ली के लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में पकड़ी भी जाती है। इधर चोई को उस आदमी की लोकेशन पता चल जाती है और वो और कहीं नहीं बल्कि चोई का घर ही होता है। मतलब उस आदमी ने चोई के घर से कॉल किया होता है। चोई घर आता है और देखता है कि उस आदमी ने एक नोट लिखा है, कहा था ना मैं तुम्हारी माँ का गला काट दूंगा। ये देख के चोई को यकीन हो जाता है कि ये वही किलर है। वो देखता है कि उसकी माँ कहीं नहीं है। वो बहुत गुस्सा होता है और परेशान भी। तभी उसकी माँ उसके कमरे से निकलती है और उस पर गुस्सा करती है। वो अपनी माँ को देख के बहुत खुश होता है और रोने लगता है और उन्हें गले से लगा लेता है। वो देखता है कि दूसरी बिल्डिंग में एक आदमी उसे देख के हाथ हिला रहा है। चोई समझ जाता है कि ये वही किलर है। चोई उसके पीछे उस बिल्डिंग में जाता है लेकिन वो तब तक वहाँ से भाग चुका होता है। चोई वापस आता है तो देखता है कि एक चेयर में एक टेप और चाकू रखा है जिसे किलर ने वहाँ चोई के लिए छोड़ा होता है। चोई ग्वांग के साथ उस टेप को देखता है कि किलर उसके घर आया और उसकी माँ को उसने कंबल भी दिया। इसका मतलब कि वो कभी भी उसकी माँ को मार सकता है। फिर देखता है कि एक और फुटेज है जिसमें एक लड़की किलर से बोल रही होती है, आखिरी बार मुझे उसकी आवाज़ सुना दो मुझे मारने से पहले। तब मालूम चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चोई की गर्लफ्रेंड कांग सो योन है और उसकी माँ है हांजी। इस वीडियो से ये पता चल जाता है कि यही असली किलर है। अगले दिन चोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है सबको बताने के लिए। अभी उन्हें कुछ नहीं पता कि ली और जे में से असली किलर कौन है, लेकिन ये चाकू असली है और इसमें लगा खून भी मेरा ही है। दूसरी तरफ ली मीडिया को बताता है कि जिसने उसे मारने की कोशिश की वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है और वो उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाना चाहता। वो आगे बताता है कि उसके घर चोरी हुई थी और उसके लॉकर में से वही चाकू चुरा लिया गया। उसके सारे पैसे तो सेफ हैं लेकिन चाकू गायब है। फिर सबको एक वीडियो मिलती है जिससे एक रिपोर्टर जे को रिकॉर्ड करता है। जे ली को बोलता है कि अगर तुम पे हिम्मत है तो हम तीनों एक डिबेट में हिस्सा लेते हैं, मैं, तुम और इंस्पेक्टर चोई। ली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और जे रिपोर्टर को एक बैग दे के वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर बैग में देखता है कि उसमें एक टेप होती है। वो उसे प्ले करते हैं जिसमें जे एक जंगल में होता है और बोलता है कि इस पेड़ के नीचे वो सच है जिसे साबित हो जाएगा कि मैं ही असली किलर हूँ। डिबेट के 3 घंटे पहले मैं ये जगह की लोकेशन तुम्हें बता दूंगा
और उस पेड़ में अपना नाम पेंट करता है। इधर हांजी और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि अगर जे असली किलर है तो उसको वहीं मार देंगे। गैंगसुक के पापा सांप का जहर एक पेन की इंक में डाल देता है। गैंगडो कैमरा टीम में मिल जाता है। हांजी ऑडियंस में बैठी होती है और बाकी लोग हांजी का बॉडीगार्ड और गैंगसुक का पापा बैरिकेड हटाने की एक्टिंग करते हैं। फिर डिबेट शुरू होती है और जे लेट होता है। एंकर विक्टिम की फैमिली से बातें करता है। फिर थोड़ी देर में जे बिल्डिंग में आ जाता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए 10 बॉडीगार्ड रखे रहते हैं ताकि उस पर कोई हमला न करते। वो सेफली स्टेज में आता है मास्क पहने हुए। एंकर उसे बोलता है कि अपना मास्क हटा के चेहरा सबको दिखाइए। फिर वो अपना मास्क हटा देता है और सबको अपना असली चेहरा दिखाता है। तब चोई उसे बोलता है कि क्या गैंगसुक जिंदा है, जिस पे जे बोलता है कि बहुत जल्द सच पता चल जाएगा। ली बोलता है कि मैंने तो 10 लड़कियों को मारा था, हो सकता है मिस्टर जे ने 11वीं लड़की कांगसुन को मारा हो। जे बोलता है सब पता चल जाएगा और पीछे देखता है। डायरेक्टर समझ जाता है कि ये जे का सिग्नल है और वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें उनकी रिपोर्टर जंगल में होती है और उसी पेड़ के पास जहाँ जे ने अपना नाम पेंट किया था वहाँ खुदाई चल रही होती है और उन्हें एक स्केलेटन मिलता है। ये स्केलेटन कांगसुन का होता है जिसे जे ने 17 साल पहले मार के दफन कर दिया था। ये देख के हांजी बहुत रोती है। चोई को बहुत गुस्सा आता है और वो जे को मारने जाता है लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। ब्रेक के बाद सब वापस डिबेट में बैठते हैं और एंकर ली से पूछता है कि आप अभी भी मानते हैं कि किलर आप ही हैं। ली बोलता है कि मैं वो किलर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ये देख के जे बहुत खुश होता है। एंकर उसे बोलता है कि अगर आप किलर नहीं हैं तो आपको इस केस की इतनी डिटेल कैसे पता, आपने तो बुक भी लिखी थी। ली बोलता है मुझे इस केस के बारे में इतनी डिटेल नहीं पता क्योंकि वो बुक मैंने नहीं लिखी। एंकर बोलता है अगर आपने वो बुक नहीं लिखी तो किसने लिखी। चोई बोलता है वो बुक मैंने लिखी। सभी देख के शॉक हो जाते हैं। ये देख के जे भी बहुत शॉक हो जाता है। चोई बताता है कि ली डोक-सुक का असली नाम जंग ह्यून है। एंकर बोलता है कि उन्होंने रिसर्च की है, फर्स्ट विक्टिम का बेटा जंग ह्यून है लेकिन वो तो एक्सीडेंट में मारा गया था और ये दोनों फोटो तो अलग इंसान की है। चोई बोलता है कि उस दिन जंग ह्यून ऑफिशियली मर गया था लेकिन ली पैदा हुआ, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से जंग ह्यून का कार एक्सीडेंट हुआ जिससे वो मारा गया लेकिन वो किसी तरह बच गया था मगर उसका फेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था जिसके चलते उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई और उसे एक नई आइडेंटिटी मिली। और ये सब चोई ने उसके लिए किया क्योंकि उस किलर का केस चोई हैंडल कर रहा था और वो ली की माँ को नहीं बचा पाया तो ली को बचाना चाहता था। ली बोलता है कि किलर की फर्स्ट विक्टिम मेरी माँ थी। चोई जे को बोलता है तू ऐसा किलर है जो लोगों का अटेंशन पाने के लिए मर्डर करता है। मर्डर से मिलती पब्लिसिटी तुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने एक दाव खेला कि तेरी पब्लिसिटी अगर कोई दूसरा बंदा छीन ले ये बोल के कि वही किलर है और उससे पैसे भी बना ले तो तेरा ईगो तो बहुत हर्ट होगा और तू अपने बिल से बाहर जरूर आएगा। और आज तूने खुद आके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। जे बोलता है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो पर क्या फ़ायदा, मेरा केस तो 17 साल पुराना है और तुम लीगली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तब चोई उसे कांगसुक की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसे देख के सब इमोशनल हो जाते हैं। चोई उसे बोलता है कि ध्यान से बैकग्राउंड की आवाज़ को सुन और उसे बोलता है जब तूने ये वीडियो रिकॉर्ड की तब 14th प्रेसिडेंशियल के वोट्स काउंट हो रहे थे और तब तारीख थी 19 दिसंबर 1992 और आज है 18 दिसंबर 2007, मतलब तेरे अरेस्ट में अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। ये सुन के जे बहुत डर जाता है और चोई गोली जे के सर पे तान देता है। जे बहुत रोने लगता है और चोई से भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन चोई उसकी एक नहीं सुनता और उसे थप्पड़ मारता है। जे वापस उठता है और बताता है कि उसने कैसे कांगसुक को मारा। ये सुन के चोई बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे शूट करता है लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं और केओस मच जाता है। सब इधर उधर भागते हैं और जे स्टूडियो से भाग जाता है। चोई उसका पीछा करता है और उसे पकड़ता है और उसे बहुत मारता है लेकिन पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। ली भी वहाँ जाता है और जे को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी रोक देते हैं। फिर हांजी अपनी बेटी का बदला लेने आती है उसे पेन मारने जिसमें जहर होता है लेकिन चोई उसे ऐसा नहीं करने देता। जे ये देख के बहुत ज़ोर से हंसता है क्योंकि अब उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लीगली वो अब आज़ाद है। वो हंसता रहता है लेकिन देखता है कि चोई ने उसके पेट में वो पेन मार दिया और जहर फैलने की वजह से उसकी मौत 12:40 पे होती है जिसके चलते चोई को 5 साल की सज़ा होती है। 5 साल बाद इस केस की वजह से कोरिया में स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन को 15 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया होता है। चोई अपनी सज़ा पूरी करके वापस आता है तो उसके स्वागत के लिए सब वहाँ होते हैं और हांजी उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें लिखा होता है कांगसुक का पति चोई और सब मिलकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।